हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट्स, एक कॉन्सेप्ट से कम 15 क्वेश्चन, दूसरा कॉन्सेप्ट से 15 क्वेश्चन, इसी तरह जितना कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि एक भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर लिए तो आने वाले एग्जाम में 2027 में जो भी एग्जाम पूछेगा वो अब सारा एकदम बना दीजिएगा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम आप लोग को एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं। अगर आप में अगर दम है तो आप सोल्व करके दिखाइए। यानी कि अगर आप में क्षमता है, यानी अगर आपने अगर पढ़ाई किया है बहुत ढंग से तो इसको सोल्व करके प्रयास कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश क्या है। आप लोग सब जानते हैं प्रकाश ना तो पदार्थ है, पदार्थ नहीं है, पदार्थ ना तो गैस है ना तो द्रव है। तो पदार्थ क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलता है। किसमें मिलता है? ऊर्जा के रूप में। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऊर्जा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश में किस पदार्थ किस कार्य में सहायता करता है। किस कार्य में सहायता करता है बताइए। सुनने में, सुनने में क्या हम सुनाई नहीं देता है, प्रकाश हमको सहायता करता है? नहीं, प्रकाश से कोई लेना नहीं। सूंघने में क्या मेरा नाक जो सूंघते हैं उस प्रकाश सहायता करता है? नहीं। वस्तुओं को देखने में, किसमें? वस्तुओं को देखने में हमको प्रकाश की सहायता पड़ता है। बोलने में नहीं। अगर अंधेरा रहेगा तो वस्तु हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन यही अगर लाइट जला लेंगे तो हम वस्तु को देख पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है। ये प्रकाश है, ऊर्जा तो है, लेकिन किस प्रकार की ऊर्जा है? ध्वनि ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊर्जा नहीं, यांत्रिक ऊर्जा नहीं। किस प्रकार की ऊर्जा है? प्रकाश ऊर्जा। क्या है? प्रकाश ऊर्जा। यानी प्रकाश ऊर्जा के रूप में ये संचरित होता है, इसलिए किस प्रकार की ऊर्जा है? ये प्रकाश ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। यानी जो प्रकाश है, हम लोग को जो प्रकाश प्राप्त होता है उसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो कौन सा है? बल्ब है या मोमबत्ती है या सूर्य है या टॉर्च है? तो कौन सा है प्राकृतिक स्रोत? कौन सा है? सूर्य है। बल्ब भी नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं है और टॉर्च भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य। सूर्य से जो किरणें आती है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? वो प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक स्रोत। जो तारा है वो क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। यानी कि जो कृत्रिम, यानी कि मानव के द्वारा कौन सा स्रोत है जो प्रकाश बनाया जाएगा। तो सूर्य तो हो गया प्राकृतिक स्रोत हो गया। क्या हो गया? ये हो गया प्राकृतिक स्रोत हो गया। लेकिन और जो तारा भी क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया। ये जुगनू, ये भी क्या है? प्राकृतिक स्रोत हो गया। लेकिन बल्ब क्या है? बल्ब का आविष्कार, बल्ब को किसने बनाया? वो मानव ने बनाया। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। जुगनू बोलिए सर, जुगनू क्या होता है सर? जुगनू एक मक्खी है जो, इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी इसमें जैव रासायनिक परिवर्तन से उसमें एक लाइट बढ़ता है। तो ये तीनों क्या हो गया? ये तीनों हो गया प्राकृतिक, लेकिन ये बल्ब क्या हो गया? ये हो गया मानव निर्मित। प्रकाश किस रूप में संचरित होता है? मतलब संचरित यानी जो प्रकाश जो गमन करता है वो किस रूप में संचरित करता है? ध्वनि तरंग के रूप में? नहीं बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में? यस, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। यानी इसमें विद्युत भी होगा और चुंबकीय होगा। इस तरंग के रूप में क्या होगा? गमन करता है। जल तरंग के रूप में? नहीं। यांत्रिक के रूप में? नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करता है? ये गमन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। यानी कि जो निर्वात है, जब वहां प्रकाश जब वहां से चलता है सूर्य से तो उस आने में कितना समय लगता है, उसकी स्पीड कितनी होती है। तो इसकी स्पीड कितना होती है दोस्तों? 3 × 10⁻8। कितना होता है? 3 × 10⁸ यानी कि अगर 1 सेकेंड में वो 3 × 10⁸ सेकेंड मीटर क्या करता है? वो चल जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्त वस्तु है। क्या है? पूछ रहा है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब कि खुद का प्रकाश, यानी जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अब देखिए इसमें से खुद के पास, किसके पास खुद का प्रकाश है? चंद्रमा के पास तो खुद का प्रकाश नहीं है। क्यों? ये सूर्य के प्रकाश से अपने आप को रोशनी प्राप्त करता है। पुस्तक के पास तो खुद का प्रकाश नहीं है, मेज के पास भी नहीं। लेकिन जो सूर्य है ये क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत भी है और ये क्या है? प्रदीप्त वस्तु भी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तुओं का कहने का अर्थ हो गया कि जिसमें खुद का प्रकाश नहीं हो, किसी दूसरे के प्रकाश की सहायता से वो क्या करता है? उजाला होता है। जैसे सूर्य तो हो गया प्रदीप्त वस्तु में, तारा भी हो गया प्रदीप्त वस्तु में, बल्ब भी क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु में, क्योंकि ये जलता है।
क्या चंद्रमा अपने आप दिखाई देता है? नहीं, जब तक सूर्य की प्रकाश की रोशनी नहीं पड़ेगा चंद्रमा पर तब तक इसको हम नहीं देख सकते। देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ये क्या हो गया? ये अप्रदीप्त वस्तु है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? यानी कि हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? यानी आप हमें देख पा रहे हैं, किस कारण से देख पा रहे हैं? ये यहाँ पर ऊपर में लाइट जल रहा है, अगर ये लाइट बंद कर दें तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। तो किस कारण से देख पाते हैं? जब वस्तु प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? जब वस्तु से कहां पहुंचता है? हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम इसे देख पाते हैं। इसमें बोला जब वस्तु बड़ी हो, नहीं। जब वस्तु भारी हो, नहीं। जब वस्तु ध्वनि उत्पन्न करे, नहीं। इससे कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? यानी जो प्रकाश है, यानी कि जो इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर में किया जाता है? फिजिक्स में तो किया जाता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर में भी किसके अंदर किया जाता है? या रसायन विज्ञान में किया जाता है? नहीं किया जाता है। जीव विज्ञान में तो नहीं किया जाता है। रसायन विज्ञान में तो हम लोग रासायनिक पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके क्या विशिष्टता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में तो हम लोग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और भूगोल में तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जमीन के बारे में, खगोल के बारे में और प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। यही प्रकाश की आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स के अंदर क्या करते हैं? हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? यानी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है? बोल रहा है कि वक्र रेखा में, क्या वक्र रेखा में गमन करता है प्रकाश? वक्र रेखा में इससे ऐसे ऐसे गमन करता है? नहीं गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। किस प्रकार करता है? सीधी। तीसरा में बोल रहा है कि रुक कर, प्रकाश चलता है फिर रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। रंग बदलना नहीं, जगह रुकना नहीं। सीधी रेखा में करता है। क्या था? सीधी रेखा में चलता है, एकदम आएगा सीधी रेखा में चलेगा। अगला क्वेश्चन है, जुगनू किस प्रकार का स्रोत है? जुगनू, अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे आप लोगों को कि ये जुगनू है वो किस प्रकार का स्रोत है? तो ये क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक। कृत्रिम प्रकाश स्रोत नहीं है और प्रदीप्त स्रोत भी नहीं है, और इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इसमें होता है कि ये जो जैव पदार्थ है, जैव रासायनिक चेंज होकर क्या करता है? ये लाइट में परिवर्तित होता है। क्या होता है? जैव रासायनिक पदार्थ चेंज होकर के प्रकाश में कन्वर्ट होता है, इसलिए क्या करता है? एक लाइट नियर दिखाई देता है, पीला जैसा। अगला क्वेश्चन है कि तारे किस प्रकार का पिंड है? यानी जो तारा है, क्या है? तारा यानी जो बहुत सारा ब्रह्मांड में हम जो तारा देख पाते हैं, आसमान में जो तारा देख पाते हैं, वो किस प्रकार का पिंड है? बोल रहा अप्रदीप्त। नहीं, अप्रदीप्त मतलब हो गया कि जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो होगा नहीं। तो इसका एक प्रकार का प्रदीप्त वस्तु है। क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। परावर्तक वस्तु भी नहीं है और पारदर्शी वस्तु भी नहीं है। क्या है? ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है? बोल रहा है कि चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है? हम चंद्रमा को कैसे देख पाते हैं? तो ऑप्शन में दे रहा है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। नहीं, वो स्वयं प्रकाश कभी भी उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश स्रोत नहीं है। वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। हाँ, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वहां से परावर्तन हो कहां पहुंचता है? हमारी आंखों तक पहुंचता है। और हमारे आंखों तक जैसे ही पहुंचेगा और वस्तु को हम क्या कर पाएंगे? देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। वो ध्वनि उत्पन्न करता है? नहीं। वो गर्म होता है? नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार का गमन करता है? यानी जो प्रकाश है वो किस प्रकार का गमन करता है? वो किस प्रकार गमन करता है? वो सीधी रेखा में गमन करता है। क्या है? सीधी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी में गमन नहीं करता है, वृत्ताकृत में भी नहीं करता है, वर्क में भी नहीं करता है। किस प्रकार करता है? वो सीधी रेखा में गमन करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की सीधी रेखा में गमन के गुण को क्या कहते हैं? यानी जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में तो गमन करता है, लेकिन जो गमन कर रहा है उस गुण को क्या कहते हैं? उस नियम को क्या कहते हैं? तो उस नियम को परावर्तन कहते हैं? नहीं। अपवर्तन कहते हैं? नहीं। परावर्तन मतलब वो कि जब किसी वस्तु पर टकराता है तो वापस जब लौट जाएगा उसी दिशा में, उसे तो परावर्तन कहते हैं। जब अपवर्तन किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में जाएगा और क्या होगा? चेंज हो जाएगा दिशा, तो उसे अपवर्तन कहेंगे। अब प्रकीर्णन क्या हो गया? यानी कि जब प्रकाश एक जगह से क्या होगा? बिखर जाएगा। क्या होगा? बिखर जाएगा। जब किसी को टकराएगा तो क्या होगा? बिखर जाएगा, उसे प्रकीर्णन कहेंगे। लेकिन इसका आंसर क्या बोल रहा है? किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो वो किस गुण को प्रदर्शित करता है? वो सरल रेखीय संचरण का गुण का प्रदर्शित करता है। क्या करता है? सरल रेखीय संचरण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन का प्रमाण किस घटना से मिलता है?
यानी जो हम प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है, इस घटना को हम कैसे माने, कैसे प्रमाण करें कि ये सीधी रेखा में गमन कर रहा है। बोल रहा है कि छाया का बनना, ध्वनि का सुनाई देने से कोई मतलब नहीं है। ताप का बढ़ना, वर्षा का होना, किस प्रकार का बनता है, ये छाया बनता है। जब हम प्रकाश किसी पर मारते हैं, सीधी रेखा गमन कर रहा है, और उसके सामने अगर एक अपारदर्शी वस्तु आ जाएगा तो अब क्या उसके पीछे छाया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही छाया क्या करता है, प्रमाण बताता है कि ये सीधी रेखा में गमन करता है। अगला क्वेश्चन है कि पिनहोल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ये कैमरा है, कैमरा का नाम है पिनहोल। इस कैमरा जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बोल रहा है कि परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन या प्रकीर्णन। किस प्रकार गमन करता है वो, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है वो, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। अगला है सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है। यानी सूर्य ग्रहण का मतलब होगा कि सूर्य हमें दिखाई कब देना बंद कर देगा, जब पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, वो चंद्रमा आ जाएगा। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, हाँ पृथ्वी बीच में नहीं आती है बल्कि चंद्रमा बीच में आ जाता है। किसे किसे बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। यानी यहाँ पर सूर्य है, क्या है, यहाँ पर सूर्य है, ये हो गया सूर्य और ये हो गया पृथ्वी। इसके बीच में कौन आ जाता है, यहाँ पर आता है चंद्रमा आ जाता है। कौन आता है, चंद्रमा। जैसे ही चंद्रमा आएगा तो हम इसको देख पाएंगे, सूर्य को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे जो सूर्य का लाइट है हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगी, वो चंद्रमा रोक लेगी, तो इसके कारण से सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है। यानी जो चंद्र ग्रहण, यानी हमको चंद्रमा दिखना कब बंद हो जाता है, चंद्रमा कब दिखना बंद हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो तुमको चंद्रमा दिखेगा। इस आंसर ये तो होगा नहीं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, ये बात सही है। यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाएगा, यानी ये हो गया सूर्य, ये है सूर्य और ये है चंद्रमा, ये है चंद्रमा। यानी यहाँ पर चंद्रमा है, इसके बीच में कौन आ गया, ये पृथ्वी आ गया। यानी जब भी पृथ्वी आएगा तो बताइए इसका सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंचेगा, जब नहीं पहुंचेगा तो हम इसको देख नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है छाया बनने का मुख्य कारण क्या है। छाया बनने का, तो जो छाया बनता है वो किसके कारण से बनता है, प्रकाश के अपवर्तन से कारण से नहीं, प्रकाश के परावर्तन से कारण से नहीं, प्रकाश का सीधी रेखा गमन। यानी अगर सीधी रेखा का गमन कर रहा है प्रकाश, सीधी रेखा में गमन कर रहा है प्रकाश, और उसके सामने अगर वो पारदर्शी वस्तु या कोई वस्तु रख दिया जाए जिससे वो छाया बने, तो इससे पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार की है, वो छाया बनने का मुख्य कारण बन जाएगा। और पारदर्शी वस्तु के पीछे बनने वाले भाग को, काले भाग को क्या कहते हैं। यानी कि ये प्रकाश चल रहा है, क्या है, यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रकाश गमन कर रहा है, और इसके सामने अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपारदर्शी वस्तु। यहाँ पर जो काला भाग बनेगा, क्या बनेगा, काला भाग, उसे क्या कहते हैं, तो काला भाग जो बनता है उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया। प्रतिबिंब नहीं कहते हैं, प्रकाश पुंज नहीं कहते हैं, फोकस नहीं कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या है, किरणों का समूह है, क्या है, किरणों का समूह जब समांतर रूप में चलती है तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रतिबिंब कब बनता है, जब हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण में देखते हैं। अब फोकस क्या है, एक दर्पण का एक फोकस है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण छाया को क्या कहते हैं। यानी पूर्ण छाया, यानी कि जब प्रकाश पूर्ण छाया बनावे, क्या बनाए, पूर्ण छाया बनावे, तो उसे उप छाया कहते हैं, या प्रति छाया कहते हैं, प्रछाया या प्रतिबिंब, उसे क्या कहते हैं, प्रछाया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रछाया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं उम्रा। क्या बोलते हैं, उम्रा, उम्रा। अगला क्वेश्चन है कि उप छाया किसे कहते हैं। यानी पेनुम्ब्रा किसे कहते हैं, पूर्ण अंधकार वाले भाग को या आंशिक। यानी उप छाया बोल रहा है, यानी छाया भी ना है, क्या है, उप छाया, यानी कि आंशिक होगा। क्या होगा यहाँ पर, आंशिक होगा। यानी जो आंशिक होगा छाया बनेगा उसे क्या कहेंगे, उप छाया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपारदर्शी वस्तु है। यानी इसमें 3 को दिया हुआ है पारदर्शी वस्तु, एक दिया हुआ है अपारदर्शी वस्तु। ये तो कांच क्या है, ये पारदर्शी वस्तु है, क्या ये, पारदर्शी वस्तु है, क्या है ये, पारदर्शी वस्तु। और जल भी क्या है, पारदर्शी वस्तु, वायु भी क्या है, पारदर्शी वस्तु। लेकिन लकड़ी, लकड़ी क्या है, ये अपारदर्शी वस्तु। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर। लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी वस्तु है। यानी कि लकड़ी क्या है, ये अपारदर्शी वस्तु हो गया, दीवार क्या है, अपारदर्शी वस्तु, पत्थर क्या है, अपारदर्शी वस्तु। लेकिन ये कांच है, कांच, कांच क्या है, पारदर्शी वस्तु। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
अर्ध पारदर्शी वस्तु है। क्या है? अर्ध पारदर्शी वस्तु। अर्ध पारदर्शी वस्तु का कहने का अर्थ हो गया कि जो वस्तु है उस प्रकाश को आधा पार कर पाता है। क्या पाता है? आधा पार कर पाता है। यानी कि जो प्रकाश जब गमन कर रहा है तो पूरा नहीं पार होता पाता है, यानी उसका आधा भाग पार हो जाता है। तो साफ कांच में तो पूरा भाग पार हो जाएगा, लकड़ी में तो एक भाग भी पार नहीं होगा, लोहा में भी नहीं। लेकिन जो घिसा हुआ कांच होता है, घिसा उस पर कोई साफ कांच है, उसको अगर कहीं घिस देंगे तो उसमें जो लाइट मारेंगे तो क्या होगा? आधा भाग क्या होगा? प्रकाश पार होगा। अगला क्वेश्चन है कि पिनहोल कैमरा द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? पिनहोल कैमरा, अभी जस्ट बता दें, जो पिनहोल कैमरा है वो क्या करता है? सीधी रेखा में काम करता है। तो सीधा एवं आभासी, उल्टा एवं वास्तविक, सीधा एवं वास्तविक, बड़ा एवं आभासी। इसका आंसर क्या होगा? सीधा आभासी या उल्टा या वास्तविक या सीधा व वास्तविक। कैसा होता है? सीधा और वास्तविक होता है। क्या होता है ये? सीधा और वास्तविक होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? सीधा और वास्तविक बनता है। यदि नहीं, इसका आंसर क्या होगा? ये बी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्यों? इसमें वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। इसीलिए आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कि यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है तो वो कौन सी घटना संभव नहीं होगी? तो कौन सी घटना संभव नहीं होती? यानी कि प्रकाश कैसे पता करें कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है पर है? क्यों? जब उसके सामने अगर पारदर्शी वस्तु लाते हैं तो क्या बनता है? छाया का निर्माण बनता है। अगर छाया नहीं बन रहा है तो इसे पता चल जाएगा कि वो सीधी रेखा में नहीं चल रहा है। तो छाया का बनना, अगर छाया नहीं बनेगा क्या होगा? अगर छाया नहीं बनेगा तो पता चल जाएगा वो सीधी रेखा में नहीं है। जल का बहने से कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में। अगर मजा आ रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसी तरह का क्वेश्चन और लाया जाए कि नहीं लाया जाए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? क्या है प्रकाश का परावर्तन? क्या है प्रकाश का परावर्तन? क्या है बताइए। जब किसी वस्तु पर प्रकाश क्या आता है? टकराता है, तो क्या करता है? उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का वापस लौटना ही प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अगला परावर्तन के नियम कितने हैं? तो परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। अगला बोला परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण का अभिलंब कहां स्थित होता है? यानी जो आपतित किरण, जो आ रही किरण, जो परावर्तित किरण यानी जो गुजर यानी कि टकरा करके वापस जो लौट रही किरण, और अभिलंब वो किस तल में होता है? अलग अलग तल में होता है या एक ही तल में होता है या समांतर तल में होता है? तो किस तल में होता है भाइयों? एक ही तल में होता है। क्या होता है? एक ही तल में। मान लीजिए ये है अवतल दर्पण, ये है समतल दर्पण, और ये है अभिलंब, और ये आपतित किरण है। आपतित किरण है, और जो यहां पर लौट गया ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया, और ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। ये तीनों क्या है? ये एक ही तल में। क्या है? ये तीनों एक, आई और आर, यानी आई एंगल पर आया और आर एंगल पर निकल गया, यानी कि आई और आर भी क्या होता है? बराबर होता है। यह है प्रथम नियम। दूसरा नियम बोला परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार कौन से कौन बराबर होते हैं? यानी जो द्वितीय नियम बोल रहा है उस कौन सा कौन बराबर होता है? आपतन कोण या परावर्तन कोण या परावर्तन कोण या विचलन कोण? तो कौन कौन होता है? आपतन कोण बराबर होता है किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो आपतित किरण आ रही है, अगर वो किरण 60 डिग्री पर आ रही है तो परावर्तन किरण भी वो 60 डिग्री पर निकलेगी। अगर 70 डिग्री पर आ रही है तो वो भी 70 डिग्री पर निकलेगी। यही क्या है? ये परावर्तन का दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या बोल रहा है? तीसरा नियम होता नहीं है। आपतन कोण किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतन कोण किसे कहेंगे? जब अभिलंब के साथ जो आपतित किरण अपना कोण बनाएगा उसे आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा? आपतित कोण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण और आपतन के बीच के बिंदु बीच कोण को क्या कहेंगे? वो परावर्तित कोण कहेंगे। अगला क्वेश्चन परावर्तन के नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? यानी जो आप परावर्तन का जो नियम है वो किस वैज्ञानिक से संबंधित है? न्यूटन बाबा से तो संबंधित है नहीं, आर्किमिडीज से भी संबंधित नहीं है, गैलीलियो से भी नहीं है, तो किसके संबंधित है? प्रकाशिकी के, किससे? प्रकाशिकी के मूल नियम से। क्या है? प्रकाशिकी के मूल नियम, यानी जो प्रकाश का जो मूल नियम है उससे संबंधित है ये परावर्तन का नियम।
अगला है नियमित परावर्तन किस प्रकार की सतह पर होता है। क्या बोल रहा है, नियमित परावर्तन किस सतह पर होता है, खुरदरी सतह पर, चिकनी एवं चमकदार सतह पर और समान सतह पर। नियमित मतलब क्या होता है, प्रकाश जाएगा और वापस लौट जाएगा, जितना जाएगा उतना लौट जाएगा, है ना, जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पर लौट जाएगा। तो खुरदरी सतह पर तो हो नहीं सकता है ना, और समान सतह पर भी नहीं हो सकता है, और धूल युक्त सतह पर भी नहीं हो सकता है। तो किस प्रकार का होना चाहिए, सतह चिकनी होना चाहिए और चमकदार होना चाहिए। जब चिकनी और चमकदार रहेगा तो उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, उस पर नियमित परावर्तन होगा। क्या होगा, नियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन किस प्रकार की सतह पर होता है। क्या बोल रहा है, विसरित परावर्तन किस सतह पर होता है। तो विसरित मतलब क्या है कि जो प्रकाश आएगा वो क्या होगा, एक इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, यानी क्या होगा, बट जाएगा। तो चिकनी सतह पर तो नियमित परावर्तन होता है ना। दर्पण सतह पर तो कोई लेना देना नहीं है, और चमकदार सतह पर तो क्या होता है, इसमें होता है नियमित परावर्तन। तो किस प्रकार की सतह होना चाहिए, खुरदरी सतह। जैसे ही खुरदरी सतह रहेगा तो उसमें जो परावर्तन होगा वो क्या होगा, मान के चलिए ये सतह है, ये क्या है, ये पर सतह है, ये क्या है, ये सतह है। जैसे ही यहाँ प्रकाश पड़ा, जैसे ही यहाँ प्रकाश पड़ा तो यहाँ प्रकाश क्या होगा, इधर चला जाएगा तो इधर चला जाएगा, इधर उधर क्या होगा, मुड़ जाएगा, क्या होगा, इधर उधर मुड़ जाएगा। यही जब प्रकाश जब सीधी रेखा पर आएगा तो क्या होगा, वापस जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें कैसी होती है। यानी कि जो नियमित परावर्तन है, यानी नियमित परावर्तन जब जो किरणें जब चिकनी सतह पर टकराएगा तो वो जो किरणें होगी क्या होगी, समांतर किरण निकलेगी। क्या होगा, वो समांतर किरण निकलेगी। तो किस प्रकार की निकलेगी, समांतर किरण। बिखर जाएगी, किसमें बिखरेगी, जब विसरित परावर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, बिखर जाती है, लुप्त नहीं होगी और मूर्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विसरित परावर्तन में जो परावर्तित किरणें हैं उसका क्या होता है। तो विसरित परावर्तन में क्या होगा, किरणें वो बिखर जाएगा। क्या होगा, बिखर। समांतर किरणें तो नहीं होगा, एक बिंदु पर मिलती है नहीं, विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, बिखर जाता है। क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में। यानी जैसे ही प्रकाश की किरणें आते हैं इधर चल जाएगा, एक उधर चल जाएगा, वो इधर चल जाएगा, यानी क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में प्रकाश बढ़ जाएगा। दर्पण में प्रतिबिंब बनने का मुख्य कारण क्या है। अब अगला क्वेश्चन आ गया दर्पण से रिलेटेड। अब जो भी क्वेश्चन आएगा दर्पण से आएगा। तो अगला क्वेश्चन है दर्पण में प्रतिबिंब बनने का मुख्य कारण क्या है। यानी जो दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वो किस कारण से बनता है। पहला क्वेश्चन है अपवर्तन के कारण से, नहीं, अपवर्तन से कारण से नहीं बनता। अपवर्तन कहता है कि जब किसी माध्यम में जाता है वो क्या आता है, मुड़ जाता है, इसमें तो मुड़ता नहीं है। तो किस बनता है, वो परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण से ही क्या बनता है, वो प्रतिबिंब में बनता है। विवर्तन से भी नहीं बनता है और परिकिरण से भी नहीं बनता है। तो किसके बनता है, परावर्तन से। यानी कि जैसे ही प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, टकराएगा और विभिन्न दिशाओं में लौटेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस सतह पर नियमित परावर्तन प्राप्त होता है। यानी नियमित परावर्तन अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे। तो किस पर होगा, समतल दर्पण पर होगा। क्या होगा, समतल दर्पण। दीवार पर भी नहीं होगा, कागज पर भी नहीं होगा और कपड़ा पर भी नहीं होगा। समतल दर्पण पर क्या होगा, वो नियमित परावर्तन बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सतह पर विसरित परावर्तन होता है। तो समतल दर्पण पर तो नियमित परावर्तन होगा। क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा। क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा। पॉलिश की हुई धातु पर भी होगा नियमित परावर्तन। शांत जल में भी क्या होगा, नियमित परावर्तन। लेकिन जो खुरदरी दीवार है इस पर क्या होगा, वो इस पे क्या होगा, विसरित परावर्तन। क्या होगा यहाँ पर, विसरित परावर्तन। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा इसका आंसर। अगला है कि परावर्तन के नियम का कौन सा कथन सही है। यदि दो नियम होता है, इसमें कौन सा नियम है देखते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सही बात है भाई, जो आपतन कोण है यानी जो कोण आई है, आपतन कोण आर के बराबर होता है, ये बात तो सही है। आपतन कोण हमेशा बड़ा होता है, गलत बात। कब से होने लगा बड़ा, परावर्तन कोण हमेशा बड़ा होता है, नहीं। दोनों कोणों का कोई संबंध नहीं होता, गलत बात है। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अब हमने दर्पण के बारे में जितना क्वेश्चन था उतना कर लिए। अब समतल दर्पण से जितना क्वेश्चन हो सकता है वो हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो बोला समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है भाइयों, वो बनता है आभासी। क्या बनता है, आभासी बनता है। और किस प्रकार का होता है, वो सीधा होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, आभासी होता है, यानी हमको आभास होता है कि इस प्रतिबिंब क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी जो प्रकाश की किरणें क्या है वो मिल रही है, तो हमको आभास होने लगाता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और किस प्रकार बनता है, वो सीधा बनता है। तो एकदम याद रख लेना है कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, वो एवं सीधा बनेगा।
समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, फोकस और वगैरह। तो कहाँ बनेगा भाइयों? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा बोल रहा है? आकार पूछ रहा है। तो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, या वस्तु के बराबर बनता है? तो क्या बनता है ये? वस्तु के बराबर बनता है। क्या बनता है ये? वस्तु के बराबर बनता है समतल दर्पण। अगला है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? अभी जस्ट बताएं किस प्रकार का होता है। वो क्या होता है? वो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती है वो मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है समतल दर्पण में, इसीलिए वो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनते हैं। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितनी होती है? समतल दर्पण पर, यानी कि जितनी ही दूरी पर आप समतल दर्पण के सामने खड़े रहेंगे उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? वो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की दूरी से कम होता है गलत, वस्तु की दूरी से अधिक होता है गलत, शून्य गलत, यानी वस्तु की दूरी के बराबर। यानी कि ये दर्पण है और यहां पर आदमी है। अगर जो दर्पण है, दर्पण को दूर करेंगे तो प्रतिबिंब भी दूर बनेगा। अगर वस्तु दूर जाएगा तो बस प्रतिबिंब भी दूर जाएगा। यानी कि जितना दूरी पर आप खड़ी रहेंगे उतना ही दूरी पर क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? यानी कि जो समतल दर्पण में, उसमें कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर परिवर्तन। ऊर्ध्वाधर परिवर्तन मतलब हो गया कि अगर ऊर्ध्वाधर मतलब अगर हम, ये मेरे सामने है समतल दर्पण, अगर हम इसको देखें तो मेरा मूड़ी नीचे हो जाए और मेरा पैर ऊपर हो जाए, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर परिवर्तन। लेकिन होता नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। अगला बोल रहा है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन मतलब होगा कि ये जो मेरा हाथ है लेफ्ट साइड का और ये मेरा हाथ है राइट साइड का, जब हम दर्पण में देखेंगे तो लेफ्ट का हाथ राइट में दिखाई देगा और राइट का हाथ लेफ्ट में दिखाई देगा। ये बात होता है। तो ये बात होता है, यानी पार्श्व परिवर्तन होता है किसमें? समतल दर्पण में। इसलिए आंसर क्या होगा? बी नंबर। रंग परिवर्तन नहीं होता है, आकार में परिवर्तन नहीं होता है, क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। अगला है कि समतल दर्पण में दायां हाथ किस रूप में दिखाई देता है? अभी जस्ट बताएंगे दायां हाथ किस रूप में दिखाई देगा। दिखाई देगा कि लगेगा ये बायां हाथ है, तो ये किस प्रकार दिखाई देगा? ये बायां हाथ दिखाई देगा। समतल दर्पण में बायां हाथ किस रूप में दिखाई देगा? दाएं हाथ दिखाई देगा। ये इजी क्वेश्चन है। अगला है, समतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? यानी आवर्धन क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई अपन वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई अपन वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का ऊंचाई यानी जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जितना मान ऊंचाई का है उतना मान कितना है? दूरी का है, वस्तु का ऊंचाई का और वस्तु का दूरी का। यानी कि जो एम है वो क्या है? मान के चले 5 मीटर दूरी पर है, तो 5 मीटर दूरी पर बन रहा है, तो क्या होगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। यानी जो आवर्धन का मान होता है इसमें कितना होता है? समतल दर्पण में एक होता है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा आभासी और सीधा होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बताइए आप लोग कि समतल दर्पण का जो उपयोग है दैनिक जीवन में हम लोग कहाँ करते हैं? वाहन के रियर व्यू मिरर में नहीं, रियर व्यू मिरर में हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का करते हैं। सेविंग दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का करते हैं। अवतल दर्पण का किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको चेहरा बड़ा दिखाई देना है, बड़ा दिखना चाहिए, इसीलिए अवतल दर्पण क्या करता है? चेहरा को बड़ा करता है। और जो वाहन का रियर व्यू मिरर है वो छोटा जैसा होता है, लेकिन जब उसमें हम देखेंगे तो चित्र बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए उसमें उत्तल दर्पण हो गया, इसमें हो गया अवतल दर्पण हो गया। सौर कुकर में क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण में। यानी कि जो प्रकाश की किरणें होता है एक जगह पर क्या करता है? एक जगह पर एकत्रित कर देता है, यानी एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो किसमें होता है? सौर कुकर में। इसमें पूछ रहा था कि समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ है? तो समतल का प्रयोग कहाँ होता है? घरों के दर्पणों में होता है। कौन होता है? यानी जो सामान्य जो घरों में उपयोग करते हैं दर्पण, उसमें प्रयोग होता है। अगला है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कैसा होता है? तो वस्तु की तुलना में कैसा होता है? समान आकार का होता है। क्या होता है? समान आकार का होता है।
अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये समतल दर्पण में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये? बोला है समतल दर्पण का है। क्या है? समतल दर्पण का है। बोल रहा है यदि समतल दर्पण में यदि वस्तु दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो कितना दूरी पर बनेगा? 5 मीटर दूरी पर। क्योंकि जो समतल दर्पण का नियम है जितना दूरी पर आप खड़ी रहिएगा उतना दूरी पर आपका वस्तु बनेगा, उतना दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगला है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है। यानी जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस कारण से बनता है। तो अपवर्तन के कारण से बनता नहीं है, विवर्तन के कारण से बनता नहीं है, और प्रकीर्णन के कारण से बनता नहीं। तो किसके कारण से बनता है? परावर्तन के कारण से। किसके कारण से? परावर्तन के कारण से। परावर्तन के कारण से प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का कौन सा गुण सही है। तो समतल दर्पण में कौन सा गुण सही है? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी कि हम एक ही क्वेश्चन को 3 बार दे दिए हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है कि गोलीय दर्पण से क्वेश्चन, यानी गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है समतल परावर्तक सतह वाले दर्पण को कहते हैं। समतल परावर्तक सतह वाले को क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समतल दर्पण कहते हैं। ये तो आंसर हुआ नहीं। कांच की प्लेट को नहीं, लेंस को नहीं, तो किसको कहते हैं? गोलीय सतह के भाग से बने दर्पण को। यानी जो गोल होता है, क्या होता है? गोलीय सतह से जब बनता है दर्पण उस भाग को क्या कहते हैं? हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? उत्तल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, और कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलीय दर्पण है। तो समतल दर्पण तो है नहीं, प्रिज्म तो है नहीं, कांच तो है नहीं, तो क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? एक गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है। यानी जो अवतल दर्पण है उसकी जो सतह होती है धसी हुई होती है या उभरी हुई होती है। तो बाहर की ओर उभरी हुई होती है या अंदर की ओर धसी हुई होती है। जब हम परावर्तन लेते हैं तो ये जो दर्पण बनता है क्या बनता है? ये क्या होता है? ये उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? ये उत्तल दर्पण होता है। और ये यहां जब अंदर आएगा क्या होता है? तो जो अवतल दर्पण होता है तो उसका क्या होता है? बाहर की उभरी होती है। क्या होती है? बाहर की और उभरी हुई होती है इसकी सतह। अगला है उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह कैसा होता है। तो कैसे होती है? बाहर अंदर की ओर क्या होती है? धसी हुई होती है। क्या होती है? अंदर की ओर धसी हुई होती है। क्या होती है? अंदर की ओर क्या होती है? धसी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण को किस और नाम से जाना जाता है। अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, समतल दर्पण, पारदर्शी दर्पण। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी किरणें होती है अवतल दर्पण क्या करता है? उसको एक बिंदु पर क्या करता है? फोकस कर देता है। क्या करता है? एक बिंदु पर फोकस करता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? अभिसारी। उत्तल दर्पण को किस और नाम से जानते हैं? अपसारी। क्या है? अपसारी। अपसारी इसको क्यों किया? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें है उसको क्या करता है? बहुत सी दिशाओं में क्या करता है? बहुत सी दिशाओं में क्या करता है? फैला देता है, इसीलिए बोलते हैं इसे अपसारी दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसमें जो ध्रुव होता है उसे किसे कहते हैं हम। तो फोकस, फोकस को तो कहेंगे नहीं, वक्रता केंद्र को कहेंगे नहीं, प्रधान अक्ष को भी तो कहेंगे नहीं। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे हम? परावर्तक सतह का मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह का मध्य बिंदु। अगर मान लीजिए ये दर्पण है, क्या है ये दर्पण है, तो ये जो मध्य बिंदु होता है, ये जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। यानी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे होता है? मान लीजिए है दर्पण, ये है दर्पण, ये है प्रधान अक्ष, ये है फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। ये क्या होता है? ये गोले का भाग होता है। क्या होता है? ये गोले का भाग होता है, तो इसे क्या कहते हैं? गोले का केंद्र होता है। क्या होता है? गोले का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो मान लीजिए ये है दर्पण, क्या है? ये है दर्पण, और ये जब इसके बीचों बीच यानी जब ध्रुव से कोई भी रेखा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? हम इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या है? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं।
यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या। यानी कि ये हो गया दर्पण, ये क्या हो गया, मान लीजिए दर्पण हो गया, और ये हो गया ध्रुव, क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। यानी बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या यानी जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को नहीं, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं हम, यानी ये ध्रुव है, ये क्या है, ये है ध्रुव और ये है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, और अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं। अगर मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस वो बिंदु जहां समांतर किरणें मिलने या मिलती हुई प्रतीत होती है। सही बात है भाई, जहां पर किरणें क्या होता है, या तो मिल जाता है या तो मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोकस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फोकस दूरी। तो अभी बताते हैं, ये हो गया दर्पण, और ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। बोला फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो कहां लिखा हुआ है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अगला है, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। यानी जो फोकस है और फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यानी जो वक्रता त्रिज्या होता है, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, आर बराबर क्या होता है, एफ बटे 2f होता है। क्या होता है, 2f होता है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बटे 2। यानी जो वक्रता त्रिज्या होता है, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस का दुगुना होता है, और जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में किस श्रेणी में आता है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, गोलीय दर्पण में आएगा। क्या आएगा, गोलीय दर्पण में, यानी ये गोलीय दर्पण का क्या है, ये भाग है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है। यानी कि अब अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी अब प्रकाश की किरणें इधर से जाएगी तो किधर गुजरेगी, फोकस से जाएगी तो किधर गुजरेगी, अनंत से जाएगी तो कहां गुजरेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, क्या है, ये है अवतल दर्पण, क्या है, ये अवतल दर्पण है, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें जाती है तो बोल रहे अवतल दर्पण परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से। कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मुख्य फोकस से गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्य फोकस से समांतर चलने वाली किरणें। पहला क्वेश्चन था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद कहां मिलती है। तो अब क्वेश्चन क्या आ गया, उत्तल दर्पण। क्या आ गया, उत्तल दर्पण। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया फोकस, ये हो गया ध्रुव, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है। कहाँ आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है। तो बोल रहा है कि परावर्तन के बाद वो कहां से आती हुई प्रतीत होती है। तो परावर्तन के बाद कहां से होती है, यहाँ से, यानी किरणें इधर चला जाएगी तो कहां से आती है, वो प्रतीत होती है कि वो फोकस से आ रही है। तो कहां से प्रतीत होती है, लगता है कि वो फोकस से गुजर रही है, यानी कि महसूस होता है कि वो फोकस से आ रही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद कैसी हो जाती है। अवतल दर्पण से मुख्य फोकस, यानी कि हो गया, ये हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया ध्रुव। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली, मुख्य फोकस यानी कि अगर ये वहां से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, यानी यहां से प्रकाश गुजरेगा। जब यहां से प्रकाश गुजरेगा तो परावर्तन के बाद कैसे होती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या ध्रुव से गुजरती है, या वापस लौट जाती है। तो ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होती है, यानी जब इधर से आएगी किरणें तो किस तरह हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला उत्तरी दर्पण में जब फोकस की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहां से हो जाएगी, ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण में,
अब जानेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव हो गया। जब फोकस से आएगी क्या होगी, यहां किरण परावर्तन के बाद किसी उत्तल दर्पण के बाद फोकस की हो जाने वाली, यानी जब हमें महसूस होगा कि फोकस से आ रही किरणें, कहां से आ रही है, फोकस से आ रही किरणें, तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, वो मुख अक्ष के समांतर गुजरती है। कहां से गुजरती है, वो मुख अक्ष के समांतर गुजरती है, यानी सेम टू सेम इसमें होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वक्रता केंद्र की दिशा में जाने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कैसी होती है। कौन सा दर्पण बोल रहा है, अवतल दर्पण। मान ले ये अवतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया फोकस, ये वो वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र की दिशा में जाने वाली किरणें, यानी जब वक्रता केंद्र से जाएगी, कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी किरणें, तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरती है, नहीं। फोकस से कब गुजरती है, जब वो मुख अक्ष के समांतर रहती है। मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, नहीं। उसी मार्ग से वापस लौट आती है, या ध्रुव से गुजरती है। तो क्या होती है, ये ध्रुव से भी नहीं गुजरती है, ये क्या करती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरेगी, तो क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। अगला है अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली किरणें किस नियम का पालन करती है। यानी ये हो गया अवतल दर्पण, क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव। बोला अवतल दर्पण में ध्रुव पर गिरने वाली किरणें, यानी अगर ध्रुव पर गिरेगी किरणें, क्या गिरेगी, ध्रुव पर गिरेगी किरणें, तो वो किस नियम का पालन करती है। जब ध्रुव पर गिरती, जितने दूर पर गिरती उतनी दूर पर क्या होता है, वापस लौट जाता है। क्या होता है, वापस लौट जाता है, यानी जितना एंगल पर आया उतने ही एंगल पर क्या करेगा, वापस परावर्तित कर जाएगा। क्या करेगा, परावर्तित कर जाएगा। तो स्लेन का नियम का पालन नहीं करती है, अब तक अपवर्तन का नियम का भी नहीं, और कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, परावर्तन का नियम करता है। क्यों, क्योंकि जितना एंगल पर आया साइन आई और साइन आर क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो एंगल आई आया, एंगल आर आया, वो इक्वल होता है। जितना एंगल पर आया उतना एंगल पर क्या करता है, परावर्तित कर जाता है। अगला है ध्रुव पर गिरने वाली किरण के लिए कौन सा संबंध सही है। क्या है, ध्रुव पर गिरने, यानी जब ध्रुव पर गिरता किरण, अभी जस्ट बताएं कौन सा नियम सही है, आई बराबर आर। क्या होता है, आई बराबर आर, यानी जितना एंगल पर आया उतना एंगल पर क्या किया, लौट गया। अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद कहां से गिरता है, मुख अक्ष के समांतर किरण परावर्तन कहां से गिरता है, फोकस से गिरता है। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। उत्तल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद कहां से, फोकस से प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसलिए जल्दी बता दिया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि किरण आरेख बनाने के लिए सामान्यतः कितनी प्रमुख किरणों का प्रयोग किया जाता है, किरणों का उपयोग करता है किरण आरेख, किरण आरेख बनाने के लिए। तो किरण आरेख बनाने के लिए सामान्यतः दो किरणों का प्रयोग किया जाता है। दो किरणों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि जो पता चले कि जो दो किरणें वो कहां काट रही है। दो ही किरणों से, एक किरण तो पता ही नहीं चलेगा किरण इधर चला गया, दो किरणें पता चलेगा कि दो किरणें आपस में काट रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, दो किरणों होगा। उपयोग हम तीन किरणों को भी कर सकते हैं, और चार किरणों के पांच, दो से अधिक कर सकते हैं, लेकिन बोल रहा है कि सामान्यता, क्या बोल रहा है, सामान्यता। तो हम लोग सामान्यता दो किरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है। अगला है कि अवतल दर्पण में फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद किस दिशा में जाती है। अवतल दर्पण में फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद किस दिशा में जाती है, वक्रता केंद्र की हो जाती है मुख अक्ष से समांतर। तो क्या होगा इसका आंसर, मुख अक्ष से समांतर। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। उत्तल दर्पण का फोकस कहां स्थित होता है, ये हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण, नहीं ये तो हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण, और ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव। बोल रहा है उत्तल दर्पण का फोकस कहां स्थित होता है, दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे। तो कहां दिखाई दे रहा है, ये दर्पण के पीछे है। कहां है, दर्पण के पीछे होता है। कहां होता है, दर्पण के पीछे फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। तो कहां होता है, दर्पण के पीछे होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का फोकस कहां स्थित होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस कहां स्थित होता है, वो सामने होता है। ये अवतल दर्पण है
और इसी के सामने क्या होता है, फोकस होता है। इसके सामने क्या होता है, फोकस होता है, और क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पर क्या होता है, बीच में ध्रुव होता है। तो इसका क्या होता है, दर्पण के सामने होता है। अगला क्वेश्चन है, किरण आरेख में जो P है वो किसे दर्शाता है। तो किरण आरेख में जो P होता है वो क्या होता है, वो ध्रुव होता है। वो क्या होता है, वो ध्रुव होता है। अगला क्वेश्चन है, किरण आरेख में जो C होता है वो किसे दर्शाता है। तो किरण आरेख में जो C होता है वो क्या होता है, C मतलब वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी अवतल दर्पण आ गया कि अब किरण को यहां रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो किससे बोल रहा है, इसमें अवतल दर्पण में। क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण में। तो ये हो गया अवतल दर्पण में, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, और ये हो गया ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब जो वस्तु है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। कहाँ है, अनंत पर है। अगर वस्तु यहाँ पर अनंत में है, अनंत पर है, तो वो बोल रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है, वो फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, वो फोकस पर। यानी यहाँ से जब किरणें आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से। यानी कहाँ बनता है, यहाँ पर फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। यानी अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो सारा अवतल दर्पण से आ रहा है। यानी बोले जब वस्तु को हम अनंत पर रख देंगे तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब हो कहाँ बनेगा। वो तो पता चल गया फोकस पर बनता है, लेकिन वो किस प्रकार का बनता है, वास्तविक बनता है या उल्टा बनता है या अत्यंत छोटा बनता है। तो जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आभासी नहीं बनता तो कट जाएगा, ये नहीं कट जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब आभासी नहीं बनता। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया। अब है कि उल्टा बनता है या अत्यंत छोटा बनता है, या वास्तविक बनता है या बड़ा बनता है। यानी अब एक बात ध्यान रखिए, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो इस क्या बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी जाती है, यानी कि ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु को कहाँ रख दिए, ये वक्रता केंद्र के बाहर रख दिए। तब बोल रहा है कि रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है, वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है, यानी इसके बीच में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल दर्पण है तो वास्तविक बनेगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। आभासी तो बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। अब बोल रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का तो बनेगा ही नहीं। तो इसका आंसर ये भी कट जाएगा। तो इसका बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी कि ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया ध्रुव हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, यानी कि वस्तु को यहां रख दिए, कहां रख दिए, वक्रता केंद्र पर रख दिए, तब वो प्रतिबिंब कहां बनता है। तो एफ पर बनता है, या सी पर बनता है, या अनंत पर बनता है, या पी पर बनता है। यानी किस पर रख दिए, सी पर रख दिए। तो एफ पर तो बनेगा नहीं, क्योंकि अनंत पर रहता तो बनता है। तो कहां बनेगा, सी पर बनेगा। क्या बनेगा, सी पर। यानी अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण में तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है वो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो कैसा होता है, वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है, वस्तु के बराबर। यानी वस्तु के बराबर जब वक्रता केंद्र पर हम रख देंगे वस्तु, तो उसको वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसी आकार का बनेगा, यानी वस्तु के बराबर बनेगा।
अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, कहाँ हो, ये है अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया फोकस, ये ध्रुव, ये सी। इतना पर हम आप लोग को लिख दिए हैं, याद हो जाना चाहिए कि ये है फोकस, ये है ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र। यानी कि किसे किसे बीच में रखता है, सी और एफ के बीच में, यानी इसके इसके बीच में रख देते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी के बाहर बनता है, या एफ पर बनता है, या सी पर बनता है, या पी पर बनता है। तो कहाँ बनता है वो, सी पर तो बनेगा नहीं, एफ पर बनेगा भी नहीं और पी पर बनेगा नहीं, तो कहाँ बनता है वो, सी के बाहर बनता है। क्या बनता है, यानी जो सी है सी के बाहर बनेगा, कहाँ बनेगा, सी के बाहर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, सी के बाहर बनेगा प्रतिबिंब। जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, करेक्ट, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी और डी कट जाएगा। समान आकार कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रखा हो, वक्रता केंद्र पर रखा हो, तो वक्रता केंद्र पर रखा नहीं हो, सी और एफ के बीच में रखा है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और क्या बनता है, बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन, यानी 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ रख रहा है, जब फोकस पर रखती है, कहाँ रखता है, ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, यहाँ वस्तु को कहाँ रख दिए हैं, यहाँ रख दिए हैं, वस्तु को अगर यहाँ रख दें, ये हो गया वक्रता केंद्र, तो जो जो बनता है प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है, वो अनंत पर बनता है, कहाँ बनता है वो, अनंत पर बनता है, कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। अब बोल रहे जब फोकस पर रखी जाती है वस्तु तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, अनंत पर तो बनता है, वो कैसा बनता है, आभासी या सीधा, छोटा, असमान आकार का, गलत, छोटा, गलत, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, अत्यधिक बना पड़ेगा। जब वस्तु एफ और पी के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहां बनता है, किसके किसके बीच है। अब क्या आ गया, अवरी अवरी आ गया, ये ध्रुव है, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब इसके इसके बीच में रख दिया है, किसी किसी बीच में रख दिया है, इसके इसके बीच में रख दिया है, तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, तो बोल रहा है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे तो बनेगा नहीं, एफ पर बनेगा। अगर यहां से हम एक किरण यहां खींचे, एक किरण यहां आया, तो एफ पर बनेगा या सी पर बनेगा, या दर्पण के पीछे बनेगा या अनंत पर बनेगा, तो कहां बनता है वो, अनंत पर बनता है। कहां बनता है वो, अनंत पर बनता है। जब वस्तु एफ और पी के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समान आकार का तो बनेगा नहीं, आभासी बनेगा नहीं, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब समानता कैसा होता है, तो अवतल दर्पण में जो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, यानी हम लोग देखते हैं कि जहां भी जाते हैं नाई के पास, जो बनाता है, दाढ़ी बनाता है, जो बाल काटता है, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों करता है, क्योंकि हम लोग का जो चेहरा है वो छोटा है, उस चेहरा को हमको देखना है बड़ा, बड़ा के रूप में देखना है, इसी कारण से। यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या कोई प्रतिबिंब बनता है या छोटा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सेविंग मिरर के रूप में क्यों होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, गलत बात, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, गलत बात, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा एवं कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी जो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है वो कहाँ किया जाता है, वाहन के रियर मिरर व्यू में नहीं, इसमें क्या जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का। सेविंग दर्पण में क्या जाता है, सेविंग दर्पण में, यानी कि जो दाढ़ी बनाने वाला होता है इसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सड़क के मोड़ पर क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग, ताकि पता कर सकेंगे जो गाड़ी आ रही है, कौन कौन सी गाड़ी आ रही है। सुरक्षा दर्पण में भी क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में अगला जो क्वेश्चन आने वाला है अवतल दर्पण से हो गया, अगला जो वीडियो आएगा वो उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, और आगे जो भी कॉन्सेप्ट होगा
आवर्धन है, जो जो छुटा हुआ है उससे क्वेश्चन आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को बस शेयर कीजिए ताकि पता चले कि इस तरह का वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जय हिंद।